हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? बताइए। बॉस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी नमस्ते क्लास। बॉस। नमस्ते। नमस्ते बॉस। नमस्ते। ठीक है, आज अपनी क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2। जो कल बच्चे जुड़े थे उनको पता है क्या चल रहा है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। आज मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ अगत तंत्र का, जो अभी हुआ है। और अभी सिर्फ हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ। और आप देखिएगा, जितना जिसने फर्स्ट डे से क्लास ली है, महायोगी गुरु गोरखनाथ का अभी जो पेपर हुआ है 21 बैच का, जो सप्ली का पेपर हुआ है और मेंस दोनों ही पेपर लेके आया हूँ। इस चैप्टर से, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, इससे 6 एमसीक्यू आए हुए हैं और आप उन 6 के 6 के आंसर खुद दे देंगे, इतने नोट से सफिशियंट है। देखिए, ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो केवल 14 पेज के नोट्स में कंप्लीट है, जो अगला है वो केवल 10 पेज में। तो अगर ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा भरने वाला पेज का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए हो तो आप अपनी बुक प्रवेश कुमार की प्रीफर कर सकते हैं। पर जितना आपको अगध में नीड है, अगर उतना कंटेंट चाहिए तो ये मोर देन इनफ है। आपको कहीं भी इधर उधर परेशान नहीं होना है। पूरा पेपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए, इतने कंसाइज और इतने मतलब सफिशिएंट नोट्स हैं कि सब कुछ इसमें से मिल रहा है। ठीक है। और मैंने एक श्लोक की फर्स्ट लाइन याद करने के लिए दी थी, तो जो लोग कल लास्ट क्लास में थे वो सभी लोग उस लाइन को रिवाइज कर लें अपने मन में। मैं अभी आप सभी से उस चीज़ के लिए पूछूंगा, तो जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ। हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर देते। देखिए, जो डेली कंटिन्यूस आ रहे हैं चैप्टर के आगे फर्दर नोट्स उसी को मैं भेजूंगा। अब बिल्कुल भी नोट्स हर किसी के लिए नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोग 2 दिन घूमने आ जाते हो, फिर 3 दिन के बाद फिर गए, फिर फोर्थ डे आ गए, ये सब नहीं चलना है। ठीक है, आपको आना है, डेली आइए, पढ़िए, नोट्स लीजिए आराम से। तो विष चिकित्सा, तो विष चिकित्सा में सबसे पहले एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जैसे हमारी सारी चीज़ें चलती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा विष चिकित्सा में होता है। अब हमें, अभी तक हमने विष के बारे में पढ़ा था, अब उसकी पॉइजन की मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसका मैनेजमेंट में हमें क्या देखना है, सबसे पहले मैनेजमेंट तो हम तब करेंगे ट्रीटमेंट, पहले हमें उसका पॉइजन का डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन से पॉइजनिंग है, कौन से पॉइजन से इसको विषाक्तता हुई है, और पॉइजन से ही हुई है या कोई और ये केस है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डायग्नोसिस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का जो हमारे पास आया है, ये देखने कि उसे तो जो केस है वो पॉइजन का है या नहीं है। तो इसके लिए हम 2 तरीके से डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले हम इन लिविंग में देखते हैं और फिर हम इसके बाद इन डेथ पर्सन में देखते हैं। तो लिविंग में हमारे पास 4 क्राइटेरिया थे, बाय हिस्ट्री टेकिंग, सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में मैंने आपको बताया था क्या देखना होता है, उससे पूछना होता है उसके रिलेटिव्स के से, अगर वो कॉन्शियस है तो उससे पूछेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे हुई, आपने खाना क्या खाया था लास्ट टाइम, इससे पहले आपका आहार विहार क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या सिम्टम आए थे, पहले वॉमिटिंग हुई थी या डायरिया था, डायरिया है तो कब से है, कितनी बार है। ये सब सिम्टम्स में मैंने आपको जो लास्ट क्लास में थे मैंने आपको बताया था एक मोटे मोटे रूप में कि जब आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको कुछ भी समझ में ना आएगा, तब वही यही सारे सिम्टम्स आपको लिखने होंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस ये बेस है जिसकी ये चैप्टर क्लियर हो गया, आगे 15 नंबर की चिकित्सा जो पेपर में पूछी जाती है वो इसी चैप्टर के जो क्लास कर रहा है वही आगे लिख पाएगा। बाद में देखिए स्पीड मेरी बढ़ जाएगी, फिर मैं पुरानी चीजों को रिवीजन नहीं कराऊंगा, इसीलिए कह रहा हूँ क्लास करना, डेली आना कंपलसरी है। जो लोग छोड़ रहे हैं बाद में मुझसे सामने से नोट्स के लिए तो आप लोग कह मत देना, मेरे को मैं बता दिया हूँ अटेंडेंस लग रही है आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब लोग समझ रहे हैं जिससे लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सिम्टम्स में मैंने क्या बताए थे, 5-6 सिम्टम्स मेनली था। क्या होगा, वॉमिटिंग होगा सर, डायरिया हो जाएगा, फिर तीसरा सिम्टम्स मैंने क्या बताया था, पेन इन एब्डोमेन होगा, नोजिया हो जाएगी, और क्या होगा, कन्वर्जन होगा, और कोमा। ये क्या थे, कुछ कॉमन हमारे सिम्टम्स थे। फिर आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखना था कि उसका टेम्परेचर देखेंगे, हाइपोथर्मिया की कंडीशन है या फिर हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, उसमें से गंध कैसी आ रही है, जैसे रॉटन एग, बताइए किसकी पॉइजनिंग में सड़े हुए अंडे की समान गंध बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, जो लोग थे उसमें से कोई एक जना बताइए।
H2S वेरी गुड। H2S पॉइजनिंग की क्या बताती है? रोटन एग का केस है, पॉइजनिंग का केस है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर इसके बाद हमने आगे देखा था ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बाद हमारा लेबोरेटरी फाइंडिंग रह जाता है। देखिए हाँ, स्पेसिफिक ऑर्डर देख लेते हैं। केरोसिन लाइक किसमें है, फ्रेसी कैसा है, जिंक फॉस्फेट में टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था, मेटल का सेवन करेगा तो मेटेलिक टेस्ट हो जाएगा, और अगर किसी बिटर मतलब अगर धतूरा खाया है तो बिटर टेस्ट हो जाता है। टेम्परेचर की बात कर ली है, और फिर ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब अगर एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है तो कौन सा पॉइजनस हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब हर्बिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर इसमें अब दो तरीके से, अब फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक हमने जर्नल एग्जामिनेशन किया है, और फिर उसके बाद हम कौन सा कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसकी पॉकेट को देखेंगे, स्किन का कलर देखेंगे, स्टूल देखेंगे, बाकी उसके एप्रियंस देखेंगे, वो किस कंडीशन में आपके पास आया है, ये सब हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में चीजें देख लेते हैं। प्यूपिल देखेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड है या डायलेटेड है, सारी बात कर चुके हैं। लेबोरेटरी में भी हमने देख लिया था कि हमें लेबोरेटरी फाइंडिंग क्यों करानी होती है, और उसमें क्या क्या कराना होता है, और क्या क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, किससे हमें क्या क्या चीज की पता चलेगी। ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, अब डेड पर्सन है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई डेड बॉडी है, उसको अगर हमें पता करना है कि ये जो डेड बॉडी आई है वो किसी पॉइजन से ग्रसित है या फिर नहीं है, तो डायग्नोसिस पहले करेंगे हम उसमें। तो उसके दो तरीके थे, पोस्टमार्टम फाइंडिंग के बेसिस पे और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बेसिस पे। फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी मेरा दो तरीके का था, एक क्वालिटेटिव था और एक क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन था। क्वालिटेटिव हमें क्या बताता है, कौन से पॉइजन से आपको जो पर्सन है वो डेथ हुई है उससे, और क्वांटिटेटिव से हमें टाइप ऑफ पॉइजन के साथ साथ उसकी क्वांटिटी का भी पता चल जाता था। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विष चिकित्सा जो आचार्य चरक ने बताई है, जो सारे तरीके के, हमें इसमें सोचना नहीं है कि ये विष से पीड़ित है, धतूरे से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की अगर पॉइजनिंग का केस आता है तो आचार्य चरक ने एक सामान्य चिकित्सा बताई है जिसके अंदर 24 उपक्रम या फिर 24 मैनेजमेंट के तरीके बताए हैं। फिर मैंने आपको इन 24 में किस मैनेजमेंट के थ्रू आपसे पीजी में भी पूछा जाता है, प्लस यूजी में वाइवा में पूछ सकता है अगर टीचर कोई आ गया कि बताइए कि मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिसेका, ये जो आपके 24 उपक्रम है, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन, विरेक, उपधनानी, हृदय आवरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रस्मनानी, प्रतिसारणम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेपः, मृत संजीवनम। इसमें से मुझे बताइए प्रतिसारणम, प्रतिविषम किस सिद्धांत के ऊपर, किस, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, क्या एज अ संशोधन की तरह काम कर रहा है, या संशमन की तरह काम कर रहा है, या रक्त को रोकने के लिए, उसके प्रसरण को रोकने के लिए, या किसी अन्य के सिद्धांत पे ये काम कर रहा है। तो ये चीज भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बता दी थी। इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं। फिर बाकी की चीजें आज हम अपनी 12 उपक्रम हमने पढ़ लिए थे इनमें से। तो एक लाइन मैंने जो आप सभी को कल याद कराई थी, बताइए किसी को याद है? है किसी को याद? चलिए कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, याद हो गई होगी। मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिसेका। कल मैंने आप लोगों को ये लाइन याद करवाई थी, देखिए याद कर लीजिए, साथ के साथ मेरे से बस बोलना ही तो है आपको, बस मेरे साथ रिपीट करिए ऑटोमेटिकली। इतना बड़ा श्लोक है, इसे देख के डरना नहीं है। मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्नि परिसेका। ये पहली लाइन कल हमने याद की थी। आज हमें याद करनी है अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन, विरेक, उपधानानी। उपधानानी क्या होता है? इसमें काकपथ चिकित्सा होती है। काकपथ चिकित्सा क्या होती है? जब विष का प्रवेश मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जब आपका विष का इफेक्ट आपके माइंड तक पहुंच जाता है, तो उसको शांति के लिए आचार्यों ने क्या बताया, फोरहेड के सेंटर पे काकपद, काक किसे कहते हैं? कोए को बोलते हैं। तो कोए के जैसे पैर के, काक पद, कोए के पैर के समान चीरा लगा के उसमें क्या करते हैं, औषध द्रव्य को भरते हैं, उसे हम बोलते हैं उपधनानी। ठीक है।
तो अब कल सेकंड लाइन हमें याद करके लानी है आप सभी को। क्या? अवगह रक्तमोक्षण वमन विरेक उपधानानि मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिसेका। इन सब का हम मतलब भी समझ गए थे। मंत्र के अंदर अगर पेपर में आ जाता है, देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, 2021 का जो पहला अगस्त तंत्र का पेपर हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम पैटर्न पे, उसमें 10 नंबर के में ये पूरा आया है कि आचार्य चरक के चिकित्सा उपक्रम जो चतुर्विध उपक्रम बताए हैं उसका वर्णन डिटेल में करिए। तो आप डिटेल में तभी कर पाएंगे, कितना रटेंगे बुक से। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पॉइंट समझाए थे बस वही आपको लिख के आने हैं, वही नोट्स में लिखे हुए हैं। मंत्र क्या होता है सर? मंत्र एक ऊर्जा होती है जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे क्या होता है, ये व्यंजन और स्वर के समूह से मिलके बना होता है, जिससे जो विष है उसका प्रतिसारण जो उसका आगे ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा स्टॉप हो जाता है। फिर हमने देखा था उत्कर्तन क्या होता है, अरिष्ट बंधन क्या होता है। मंत्र के बाद आता है अरिष्ट बंधन। अरिष्ट बंधन मतलब बांध देना, जहां पे भी दंश स्थान पे, जहां से या वो साइड जहां से विष का गमन हो रहा है, पूरी बॉडी में फैल रहा है, उस गमन स्थान से कुछ उंगल ऊपर हमें बांध देना होता है। तो बताइए कौन बताएगा? आचार्य चरक और सुश्रुत ने कितने अंगुल ऊपर बांधने के लिए बताया था? जो लास्ट क्लास में थे वो लोग मुझे बताइए। 4 अंगुल। चरक ने 4 4 अंगुल। वेरी गुड। चरक और सुश्रुत यहाँ दोनों ने ही 4 अंगुल बोला था और भागवत ने केवल हमें 12 अंगुल बोल दिया था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये हमारी हाँ अरिष्ट की बात हो गई थी। फिर हमने उत्कर्तन देखा था। उत्कर्तन का मतलब क्या था? इंसीजन लगाना है, जहां पे दंश स्थान पे अगर आपको रक्त बाहर निकालना है, दूषित रक्त है, क्योंकि वो सारे शरीर में फैल के और पार्ट को अफेक्ट ना करे, तो वहां पे आप इंसीजन लगाएंगे। इंसीजन लगा के क्या करेंगे? उस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर आता है निष्पीड़न। निष्पीड़न क्या करता है? हाथों से दबाना, अंगूठे और उंगलियों से जो दंश स्थान है उसके आसपास की जगह को अच्छे से प्रेस करके बाहर निकाल देना। फिर सर इन सब का मोटो क्या है? मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न। हम इन सब से क्या करना चाह रहे हैं? तो इन सभी से हम एक ही काम करना चाह रहे हैं कि जो विष वाला रक्त जो दूषित हो गया है उसे सर्व शरीर में फैलने से रोकने के ये सभी उपाय हैं जो हम कर रहे हैं। चूसण में क्या था? मुंह के द्वारा दंश स्थान से चूस के उस दूषित रक्त को या उस जो पॉइजन गया है जितना मैक्सिमम हो सके उसे बाहर निकाल देना। अब इसको चूषण कर्म में आपको ये भी लिखना है कि हमें चूषण कर्म करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो चूषण कर्म कर रहा है उसके मुंह में बिल्कुल भी बाउंड नहीं होना चाहिए, कोई छाला नहीं होना चाहिए, जिससे पता चला वो बचाने गया था खुद ही उससे विष से पीड़ित हो जाए। और दूसरी बात, जो भी चूषण कर्म करने जाएगा उसके मुंह में या तो कुछ कॉटन रख देनी है, बालू भर देनी है या घृत का लेप कर देना है एक बार, जिससे जो वो कवरिंग हो जाएगी और वो उस विष से पीड़ित नहीं होगा। फिर हमने देखा था अग्निकर्म। फिर अग्निकर्म करना होता है। फिर परिसेक। परिसेक में मैंने आपको बताया था परिसेक और अवगाह दोनों एक जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। परिसेक में क्या था? शीतल द्रव्यों के आहार क्वाथ या फिर जो भी शीतल द्रव्य है, जो भी आपके लिक्विड है, उससे उसमें केवल परिसेक मतलब छींटे मारनी है, जिससे क्या हो अफेक्टेड पार्ट को ही केवल ट्रीट देना है, कोल्ड कंप्रेशन देना है, जिससे वहां का जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आगे फ्लो ना हो। और अवगाहन में क्या है? पूरे के पूरी बॉडी को ही ले जाके उसमें डुबो देना है। फिर हमने रक्त मोक्षण देखा था, यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी। बताइए इतना रिवीजन किया, समझ में आया? थोड़ा जल्दी तो नहीं हो गया? धीरे धीरे कराना हो तो बताओ, किसी को अगर समझ में ना आया हो। सही है बस। बताना है दोबारा, जल्दी बताओ। रक्त मोक्षण तक इससे पहले का दोबारा बताएं या आगे कंटिन्यू करें? बॉक्स आगे कौन? ठीक है, रक्त मोक्षण से आज हमें शुरू करना था। रक्त मोक्षण में क्या होता है? जब विष युक्त रक्त का निहरण किससे करते हैं? जलोका से करते हैं, सिरा भेदन कर देते हैं। ये आपने देखा भी होगा रक्त मोक्षण होते हुए। इससे क्या करते हैं? हम दूषित रक्त को बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा इसमें उद्देश्य होता है। देखिए 10 नंबर में आएगा, टाइम भी लिमिटेड होता है, बस इतना इतना ही आपको लिख के आना है पेपर में, इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि और भी पेपर अपन को सॉल्व करना है। फिर आता है वमन।
वमन में क्या है, मुख के द्वारा जो ग्रहण किए गए विष को औषधि के द्वारा बाहर निकालना वमन कहलाता है, जानते हैं आप सभी लोग। आचार्य सुश्रुत ने कफ प्रधान व्यक्ति तथा ऐसा ठंडा वातावरण हो, अमाशय में यदि विष उपस्थित हो तो वमन करने का निर्देश किया गया है। इन्होंने थोड़ी कंडीशन और रख दी है, पहले बस आपको वमन याद रखना है। अगर मुख के द्वारा अगर ग्रहण किया गया है और वो पक्का पता है अगर मुख से खाया गया है तो अमाशय में ही जाएगा, और अमाशय से निकालने के लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा हमारी वमन होती है, तो वमन के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देंगे। बस सुश्रुत ने 3 कंडीशन दे दिया, कफ प्रधान व्यक्ति हो तो और बढ़िया है, एटमॉस्फेयर शीतल होना चाहिए और अमाशय में विष प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप वमन करा सकते हैं। वमन कर्म में प्रयुक्त जो औषधियां होती हैं वो क्या है, आप अभी आगे पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में पूरा पंचकर्मा है। मदन फल, सैंधव लवण, मधु और यष्टि मधु। यष्टि मधु को ही क्या बोलते हैं, किसी को पता है यष्टि मधु का दूसरा नाम? मुलेठी। मुलेठी कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को एक कंफ्यूजन होता होगा, एक देखिए मधुक होता है और एक मधुक होता है, किसी को पता है दोनों में क्या डिफरेंस है? बस ऊ का डिफरेंस है। एक बात महुआ को मात्रा वाला महुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है यष्टि मधु, ठीक है ना, तो वो किस में आता है, यष्टि मधु, और जिसे मधु किस में भी छोटे ऊ की, तो ये यष्टि मधु है। और देखिए मधु बड़े ऊ की आ रही है तो ये महुआ होता है। जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया, कभी कभार वाइवा में पूछ लेते हैं परेशान करने के लिए। ठीक है, वमन हो गया अपना। अब विरेचन में क्या है, विरेचन में वही कहानी लिखनी है। देखिए कुछ भी नया नहीं है, बस श्लोक इंपॉर्टेंट है, श्लोक इंपॉर्टेंट है जिसे हमें याद करना है। क्या था, पहली लाइन सब लोगों को याद हो गई है, दूसरी वाली लाइन याद करके लाएंगे, वमन विरेक उपधानानि। वमन में क्या कराते हैं पता है हमें, विरेक में क्या कराना है, जब विष आमाशय को छोड़ के अब कहां पहुंच गया, आंतों में पहुंच गया है, पक्वाशय के समीप पहुंचने वाला है, आंत्र में पहुंचे हुए विष को अवशोषित होने से बचाने के लिए जब मल द्वार से उसे हम बाहर निकाल देते हैं तो वही विरेचन कहलाता है। सभी प्रकार के मूषक और कीट विष में हमें वमन कराना चाहिए, याद रखना है। थोड़ा यहाँ एम्फेसाइज कर दिया आचार्यों ने, किसमें, मूषक के विष में और कीट विष में हमें क्या कराना होता है, विरेचन कराना होता है। कल पूछूंगा आप लोगों से, विरेचन कहाँ कराएंगे, जब 2 कंडीशन है, कब, जब आपका आंत्रों में विष पहुंच गया हो तब, और दूसरा स्पेसिफाई कर दिया है मूषक और कीट विष में हमें विरेचन कराना होता है। फिर आता है उपधान, उपधानानि जो लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था, तो उपधान में अभी बता चुका हूँ शॉर्ट में क्या होता है कि जब आपका जो बॉडी का विष है ब्लड के थ्रू जब वो मस्तिष्क तक पहुंच गया है तो उसको अब समन करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए काक पद मतलब कौए के पैर के समान ऐसे एरो बना के, किसके, ऐसे एरो बना देते हैं, काकपद बोलते हैं, और फिर क्या करते हैं उसमें औषध द्रव्य को भर देते हैं, तो इसी को हम उपधान कहते हैं। क्या लिखा है, विष का प्रसार मस्तिष्क तक हो जाने पर रोगी के सिर पर काकपद के आकार का हम चीरा लगाते हैं और फिर वहां रक्त मोक्षण करते हैं। जब सप्तम विष के वेग में मनुष्य मात्र प्रेम मतलब मृत्यु को बिल्कुल प्राप्त सा हो जाता है परंतु असाध्य लक्षण ना दिखाई दे तो रोगी के मस्तक पे काकपद का आकार का छेदन करके उस पर गौ का, है ना, याद हो जाए तो ठीक है, गौ, अजा, कुक्कुट आदि के मांस को हम क्या करते हैं, बिल्व प्रमाण में, बिल्व प्रमाण याद रखिए कितने प्रमाण में, बिल्व के प्रमाण में मतलब 48 ग्राम में रखें। ये सभी मांस क्या करेंगे, जो विष वहां पे होगा उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो बताइए उपधान क्लियर हुआ। उपधान में हम क्या लिखेंगे, पेपर में क्या लिखना है उपधान में? जी बॉस। ठीक है, फिर आता है प्रधमन चिकित्सा। प्रधमन चिकित्सा क्या है, प्रधमन आपने देखा होगा, नस्य के बारे में सुना होगा, आपके रस शास्त्र में नस्य बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप पीछे आएगा जब बस्ती पढ़ेंगे उसके बाद नस्य आता है। तो नस्य कई प्रकार का है, तो उसी में से एक आता है प्रधमन नस्य। प्रधमन नस्य एक अवपीड़क होता है, एक प्रतिमर्श नस्य होता है, तो कई प्रकार होते हैं नस्य। नस्य क्या होता है, नासा ही शीर्षो द्वारम, नासा को सिर के पास अगर कोई हमें
हमें मेडिसिन पहुंचानी है तो उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास नोज है। आचार्यों ने बोला है नासा ही शीर्षो द्वारम, जो नासा है वो सिर का सबसे श्रेष्ठ और पास द्वार है। तो जब आप किसी औषध द्रव्य का कल्क बना के और फिर उसे जब नाक में निचोड़ देते हैं तो उसे हम अपपीड़न नस्य कहते हैं। बल्कि जब हम किसी अपकल्क, और आपको चूड़ में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो चूड़ कल्पना है वो कल्क कल्पना की उपकल्पना होती है। अब ये भी एनसीएसएम में बताया है कि कल्पनाएं आपको कौन सी पढ़नी है और उपकल्पनाएं कौन सी पढ़नी है। मैंने रसशास्त्र की कुछ वीडियो डाल दी है, ये वाला चैप्टर अभी आने वाला है तो आप वहां से अगर आपको नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम पैटर्न पे कि कल्पना की कौन सी उपकल्पना है। जैसे कि कल्क की केवल एक ही उपकल्पना हमें चूड़ पढ़नी है। तो हम अपनी प्रधमन नस्य या प्रधमन चिकित्सा देख रहे थे। इसमें क्या है, चूड़ रूप को जब आप अपने रोगी के नाक में फूंक मार के डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रधमन कहते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्ध्व जत्रुगत, क्योंकि मैंने बोला नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक से ऊपर के जितने भी विकार होते हैं उन सब की शांति के लिए ये कर्म किया जाता है प्रधमन नस से। जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक श्लोक आपको वो लिख के आना है और फिर ये थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। इस बार भी आने के बहुत चांसेस हैं, जो अभी पेपर होगा 22 बैच का भी मेन पेपर होने वाला है। हृदय आवरण, अब आता है हृदय आवरण। हृदय आवरण से क्या मतलब है, आपको क्या है, आपको पता है कि जो आपका हृदय है उसे चेतना का अधिष्ठान माना है। तो चेतना क्या है, जिससे आपके पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सारे मूवमेंट हो रहे हैं, या फिर आत्मा है तो उसकी रक्षा करनी है, चेतना बचा के रखनी है। तो चेतना को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा है, हृदय को भी आवरण कर दो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए ब्लड कैसे भी आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू अगर हार्ट में पहुंच गया तो हार्ट के थ्रू वो पंप होके पूरे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हृदय आवरण से मतलब है कि हमें हृदय में ऐसी कोटिंग कर देनी है जिससे जो ब्लड है वो हृदय के थ्रू एब्जॉर्ब होके बाकी और पार्ट्स में डिलीवर ना हो पाए। तो हम किससे कवर करते हैं, तो उन्होंने आचार्य ने बोला है मधु, घृत, मज्जा, गैरिक आदि द्रव्यों का सेवन कर हृदय की रक्षा करनी चाहिए। इसी को हम हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण के द्वारा क्या होता है, मनुष्य के हृदय के विष के प्रवेश को रोका जा सकता है। इसमें अब देखिए, अगर द्रव्य याद हो जाए गैरिक, मज्जा तो बढ़िया है, वरना आप केवल मधु, घृत याद रखिए और मॉडर्न वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस यही रख के आना है। देखिए हर चीज हम लोग नहीं रट सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है हमारे पास, फाइनल ईयर में तो बहुत ही ज्यादा है। अब आता है अंजन। अंजन में क्या है, हम जानते हैं अंजन 2 तरीके का होता है, रसा अंजन, सोबीरा अंजन। बताइए किसी को पता है रसा अंजन कितने दिन तक के लिए आचार्य चरक ने विधान किया है लगाने के लिए? 1 वीक। 1 वीक। और सोबीरा अंजन? डेली। डेली। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? शिवम विश्वकर्मा। शिवा विश्वकर्मा, ठीक है। अंजन, अंजन क्या है, जैसे कि इन्होंने बता दिया पर इधर हमें क्लासिफिकेशन में नहीं जाना है। बस अंजन के लिए हमें क्या रखना है कि जब अब देखिए जहां जहां इफेक्ट दिख रहा है पॉइजन का वहां वहां जाके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक तरीके का हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं मॉडर्न के अनुसार। अच्छा, अब आंखों में क्या होगा, तम का प्रवेश आने लगेगा, आंखें बिल्कुल बंद सी होनी जाएगी। तो आंखें हमें बंद नहीं होने देनी, मतलब उसे सोने नहीं देना है, तो हम उसे अब अंजन देने लगेंगे। तो जब विष प्रकोपित होकर नेत्र में पहुंच जाता है तो रोगी को मूर्छा हो जाती है, दृष्टि का नाश होने लगेगा, नेत्रों के नीचे सोत की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन सारे सिम्टम को सबसाइड करने के लिए और रोगी को मूर्छित होने से रोकने के लिए, उसकी संज्ञा का नाश होने से रोकने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट उसे अकॉर्डिंग टू सिम्टम देते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अंजन का प्रयोग कर रहे हैं। अब अंजन में किस किस का प्रयोग करना है, काफी सारी चीजों का आचार्यों ने वर्णन किया है, इसमें से कुछ का ही केवल हमको याद करना है, सबका हमें नहीं करना है। क्या क्या है, जैसे सौंठ, मरीच, पिपली, जैसे त्रिकटु, हल्दी,
कान, जीवा और कंठ को आक्रांत कर देते हैं, तब बृहति, बिजारा, नींबू तथा ज्योतिषमती के चूर्ण को नस्य रूप में प्रयोग करने से विष का प्रभाव, मतलब आपको केवल याद रख लेना, त्रिकटु को हल्दी को मिला के कान, जीवा और कंठ पे भी लगा देना है अंजन देने के बाद, जिससे क्या होगा, और उसके बाद नस्य भी हम दे सकते हैं। फिर अगला